नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपका अपना फैमिली वेटनरियन डॉक्टर मकरंद दीक्षित और आज हम इस वीडियो में डॉग्स के और कैट्स में होने वाले सीजर्स के बारे में बात करने वाले हैं। सीजर्स माने कि फिट्स जिसे कहते हैं या जिसे दौरा आना कहते हैं, उस चीज़ के बारे में हम और डिटेल में बात करने वाले हैं। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल पे और आप सभी को मालूम ही है कि YouTube चैनल पे हमारी पेट पेरेंटिंग को लेके आसान बनाने वाली चीज़ें शेयर करते हैं, जो प्रैक्टिकल टिप्स होती है हमारे पेट ओनर्स के साथ में, ताकि आपका पेट पेरेंटिंग का अनुभव अच्छा और आनंददायी रहे। सो चलिए आज की वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। हमारे आज का वीडियो डॉग सीजर्स के बारे में है। तो सबसे पहले जानते हैं कि सीजर्स क्या होते हैं। सीजर्स टेक्निकली अगर बोला जाए तो एक अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव हाइपर सिंक्रोनस इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी जब सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होती है तब जो होता है उसे सीजर्स कहते हैं। उसका जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है उसको सीजर्स कहते हैं। सो बेसिकली ये सीजर्स क्यों होते हैं? अब सीजर्स जो होते हैं, जैसे कि हमने कहा कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स ये ब्रेन का एक पार्ट होता है और जैसे ब्रेन में करोड़ों न्यूरॉन्स होते हैं, उन न्यूरॉन्स में से कुछ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हमेशा फ्लो होते रहते हैं, जिससे कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है वन नर्व टू अनदर नर्व। ओके, सो बेसिकली इस नर्व ट्रांसफर या फिर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रांसफर होता है, इसमें अगर कुछ गड़बड़ी होती है एंड इसका अगर कोई क्लिनिकल सिम्टम मैनिफेस्टेशन होता है तो उसे जनरली सीजर्स कहा जाता है। ठीक है, तो अभी हम आगे देखेंगे कि हम सीजर्स को किस हिसाब से क्लासिफाई करते हैं। सो तीन पॉइंट्स को लेके जो होता है, फर्स्ट इज ड्यूरेशन, दूसरा है एक्सटेंट ऑफ अफेक्टेड एरिया और तीसरा है कॉज। सो बेसिकली ड्यूरेशन में दो क्लासिफिकेशंस है, सब क्लासिफिकेशंस है, जिसे कहते हैं टॉनिक एंड क्लोनिक। जो टॉनिक सीजर्स होते हैं उसमें बेसिकली कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स तक अगर एक्सेसिव कॉन्ट्रैक्शन होता है मसल्स का तो उसे टॉनिक सीजर्स कहते हैं। अब टॉनिक सीजर्स के एग्जांपल्स क्या है? टॉनिक सीजर के एग्जांपल है कि जॉ लॉक हो जाना, ओपन रह जाना, या फिर डिस्टल एक्सटेंशन ऑफ हेड हो जाना, डिस्टल एक्सटेंशन ऑफ कोई लिम्स हो जाना। ये जो चीज़ें हैं वो एग्जांपल्स है टॉनिक सीजर्स के। अब नेक्स्ट आता है क्लोनिक सीजर्स। क्लोनिक सीजर्स में बेसिकली उसमें एक रिपीटेटिव अनकंट्रोल्ड एक्सेसिव मसल ट्विचिंग या न्यूरोनल एक्टिविटी होती है, जिसकी वजह से जो सिम्टम दिखते हैं वो रिपीटेटिव और टाइमली दिखते हैं। फॉर एग्जांपल, फिर से लिम्स का हिलना, इनवॉलेंट्री हिलना, या फिर फेशियल मसल ट्विचिंग होता है, या फिर चॉम्पिंग ऑफ जॉज होता है, जो कि फिर से होता है एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में, उसे कहते हैं क्लोनिक सीजर्स। अभी अब अफेक्टेड एरिया का एक्सटेंट जो होता है उस पर दो क्लासिफिकेशन है, एक है फोकल, एक है जनरलाइज। अभी फोकल में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया ही अफेक्ट होता है सीजर्स में, तो उसे कहते हैं फोकल सीजर्स। इसमें एग्जांपल हम दे सकते हैं हाफ साइड के, जैसे फेस का पैरालिसिस होता है, या एक पर्टिकुलर साइड का एक पर्टिकुलर लिम्ब अगर अफेक्ट होता है, ट्विचिंग होता है, तो उसे हम फोकल सीजर्स कहते हैं। जनरलाइज सीजर्स होते हैं वो जनरली ज़्यादा कॉमन होते हैं एंड जनरलाइज सीजर्स जो होते हैं वो पूरी बॉडी में उसका इफेक्ट दिखाई जाता है, जैसे कि एनिमल नीचे गिर जाना, चारों लिम्स को टाइट हो जाना, या ट्विचिंग होना, ड्रूलिंग ऑफ सलाइवा, उसे कुछ समझ नहीं आना वो टाइम पे, ये सारे जो सिम्टम्स होते हैं वो एक जनरलाइज सीजर्स के होते हैं। अभी थर्ड जो क्लासिफिकेशन है वो होता है इसके कॉज के ऊपर, यानी क्यों सीजर्स होते हैं उस हिसाब से उसका नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है। सबसे पहला उसमें पार्ट आता है इडियोपैथिक, सेकंड आता है इंट्राक्रेनियल एंड थर्ड आता है एक्स्ट्राक्रेनियल। जो इडियोपैथिक सीजर्स होते हैं वो बेसिकली सीजर्स होते हैं जिसमें कॉज अननोन होता है। जनरली इस टाइप के सीजर्स में एक पर्टिकुलर टाइम लिमिट के लिए हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो जाती है न्यूरॉन्स एक्टिविटीज़ में, एंड उसकी वजह से इडियोपैथिक सीजर्स होते हैं, जो जनरली एक जनरलाइज टाइप के होते हैं, पूरी बॉडी में देखे जाते हैं। एंड ये काइंड ऑफ जो सीजर्स होते हैं वो बेसिकली डॉग्स में 1 to 5 years के बीच में देखे जाते हैं। एंड जो एपिसोड होते हैं सीजर्स के, उसके बीच में द डॉग और द कैट इज परफेक्टली नॉर्मल। उसकी चेकअप में वो पूरा नॉर्मल आएगा, उसके न्यूरोलॉजिकल एग्जामिनेशंस करेंगे तो वो पूरे नॉर्मल दिखाई देंगे, तो इसे कहते हैं इडियोपैथिक टाइप ऑफ सीजर्स।
अब नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन आता है वो कॉज पे जो डिपेंड है वो होता है एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉजेज। तो एक्स्ट्रा क्रेनियल कॉज में क्या होता है, ये टाइप ऑफ सीजर्स में जो रीजन ऑफ सीजर्स होता है वो कोई तो भी एक्सटर्नल फैक्टर होता है। फॉर एग्जांपल कोई ट्रॉमा हो जाना, एक्सीडेंट हो जाना, हाइपरग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, या कोई वर्म लोड इन्फेस्टेशन, या किसी टॉक्सिन्स की वजह से सीजर्स आना, या फिर हिपैटिक एन्सेफेलोपैथी, या फिर किसी प्रकार का ट्यूमर या कोई ग्रोथ ऑर्गन के अंदर, उस हिसाब ब्रेन के अंदर, उसकी वजह से जो सीजर्स होते हैं वो बेसिकली एक्स्ट्रा क्रेनियल में क्लासिफाई होते हैं। एंड ये जनरली एक जनरलाइज टाइप के सीजर्स होते हैं। अडल्ट डॉग्स में ये ज़्यादा पाए जाते हैं। नेक्स्ट जो कॉज है वो है इंट्राक्रेनियल टाइप ऑफ सीजर्स। अभी जो इंट्राक्रेनियल जो सीजर्स होते हैं वो बेसिकली कंजेनाइटल मॉलफॉर्मेशंस की वजह से होते हैं, हाइड्रोसेफेलस की वजह से होते हैं, किसी प्रकार के ट्यूमर्स की वजह से हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी कोई डिसीजेस, इन्फेक्शियस डिसीज अगर होते हैं जिसमें कि ब्रेन अफेक्ट होता है तो उसकी वजह से हो सकते हैं, ग्रैनुलोमैटस मेनिंजियो एन्सेफेलाइटिस की वजह से हो सकते हैं, नेक्रोटाइजिंग एन्सेफेलाइटिस की वजह से होते हैं जिसमें कि सेल्स का डेथ होता है, नर्व सेल्स का डेथ होता है। किसी प्रकार के वैस्कुलर डिसीजेस होते हैं उनमें इंट्राक्रेनियल सीजर्स हो सकते हैं। अगर ब्रेन के अंदर हीमोरेज होते हैं या फिर कोई इन्फेक्शंस होते हैं एक्सीडेंट्स की वजह से, तो उसकी वजह से इंट्राक्रेनियल सीजर्स हो सकते हैं। एंड डीजेनरेटिव कंडीशंस कुछ रहती है जो जनरली ओल्डर डॉग्स में पाई जाती है या ओल्डर पेट्स में पाई जाती है ड्यू टू एज जिसे हम कहते हैं, तो वो इंट्राक्रेनियल सीजर्स की एक रीज़न हो सकते हैं। इंट्राक्रेनियल सीजर्स जो होते हैं वो फोकल भी हो सकते हैं, जनरलाइज भी हो सकते हैं, एंड उसकी रीजन्स की वजह से वो क्लासिफाइड इंट्राक्रेनियल होता है। अब बेसिकली ये सीजर्स जो होते हैं इस कंप्लीट एक्टिविटी या कंप्लीट एक्ट को या कंप्लीट जो एक प्रोसीजर है उसे 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला है प्रोड्रोम, दूसरा है ऑरल, तीसरा है इक्टल एंड चौथा है पोस्ट इक्टल। सो बेसिकली पहला जो प्रोड्रोम पार्ट होता है सीजर्स का वो काफ़ी बार आइडेंटिफाई होता भी है या नहीं भी होता है। इस हिस्से में या इस टाइम ड्यूरेशन में बेसिकली एनिमल सीजर के अंदर एंटर होने से पहले कुछ सिम्टम्स दिखाता है, जैसे कि एबनॉर्मल बिहेवियर, वाइनिंग हो गया, चिल्लाना हो गया, रोना हो गया, या अचानक से एग्रेसिव हो जाना, अचानक से डॉर्मेंट हो जाना। इस तरह का अनयूजुअल बिहेवियर अगर एनिमल शो करता है तो जनरली ये पोस्ट प्रोड्रोम फेज में आता है। एंड काफ़ी बार ये आइडेंटिफाई होता है, इतना बड़ा रहता है, या फिर मैक्सिमम टाइम ये इतना छोटा रहता है कि ये आइडेंटिफाई भी नहीं होता कि एक फेज ऑफ सीजर या फिर सीजर आने वाला है, उसका पहला फेज है। अब ये जो सेकंड फेज है दैट इज ऑरा, ये बेसिकली एक इनिशियल फेज है एक्चुअल सीजर का। तो इसमें जो एनिमल है वो बेसिकली सेंसरी सिम्टम्स दिखाता है, जैसे कि स्मैकिंग ऑफ द लिप्स हो गया, एक्सेसिव सलाइवेशन हो गया, कभी वॉमिशन हो जाता है, या एक्सेसिव पैंटिंग हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा सलाइवेशन हो जाता है, लीकिंग एक्सेस करते हैं, वो खुद को लीक करते हैं। तो इस टाइप के बिहेवियर्स जो एक्चुअल फेज में एंटर होता है वो होता है ऑरा। ये भी कुछ सेकंड से लेके कुछ मिनट्स तक लास्ट कर सकता है। तीसरा जो फेज होता है जो इक्टल फेज कहा जाता है वो एक्चुअल सीजर्स का फेज होता है। इसमें एनिमल जो सिम्टम्स शो करता है वो बेसिकली ब्रेन से रिलेटेड होते हैं, जैसे कि इनवॉलेंटरी मसल ट्विचिंग होता है, इनवॉलेंटरी उसका लीकिंग, स्मैकिंग बहुत ज़्यादा एक्सेसिव हो जाता है, उसका तड़पना उसमें हो जाता है, या फिर कभी कभी लिम्स टाइट हो जाते हैं, स्ट्रेट हो जाता है, एनिमल का कंट्रोल लूज हो जाता है खुद के ऊपर, उसका कॉन्शियसनेस कभी कभी चला जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है, तो कभी यूरिनेट कर देता है। सो बेसिकली ये जो फेज़ है वो एक्चुअल फेज़ है सीजर का, एंड ये बहुत थोड़े छोटे समय के लिए लास्ट करता है, कुछ सेकंड्स से मैक्सिमली कुछ मिनट्स तक लास्ट करता है। अभी जो लास्ट फेज होता है वो होता है पोस्ट इक्टल फेज। तो पोस्ट इक्टल फेज में ये इमिडिएटली इक्टल फेज के बाद में आता है, एंड इसमें कुछ मिनट से कुछ घंटों तक ये फेज चल सकता है। इसमें बेसिकली जो एनिमल होता है वो एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव हंगर, अकेला खुद को कर लेना, एक सॉल्टिट्यूड में चले जाना, या फिर
कभी कभी ब्लाइंडनेस हो जाता है एनिमल को, अगर एक्सेसिव नर्व प्रॉब्लम अगर हुआ है इक्टल फेज में, बहुत ज़्यादा अगर सीवियरिटी का इक्टल फेज हुआ है तो इस कंडीशन में एंड ये बिल्कुल इक्टल फेज के बाद में अगर ये लास्ट पार्ट रहता है सीजर का। सो ये हो गया फेजेस ऑफ सीजर्स। अभी प्रिवेंशन कैसे करें, इसका प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। सो सबसे पहला चीज़ जो मैं हमेशा अपने क्लाइंट्स को बताता हूँ दैट इज़ ब्रीडिंग मैनेजमेंट। अभी ब्रीडिंग मैनेजमेंट क्या होता है कि जब भी आप कोई डॉग परचेस करें तो एंड जब भी पॉसिबल हो, जब आप परचेस करते हैं तो वो पॉसिबल हो सकता है कि आप आपके ब्रीडर को बड़ा वाइजली चुनें। यानी इसका मतलब ये होता है कि जो डॉग ब्रेड उन्होंने किया है उसका पूरा जेनेटिक रिकॉर्ड या फिर उसके मदर फादर का हिस्ट्री, उसके फैमिली हिस्ट्री उनको मालूम होनी चाहिए। और अगर उनके मदर फादर की इस कोई हिस्ट्री है इस प्रकार के सीजर्स की या न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस की तो उन्हें ब्रेड नहीं करना चाहिए। तो ये होता है ब्रीडिंग मैनेजमेंट। फिर मूड एंड मैनेजमेंट ट्रेनिंग एक होता है। फॉर एग्जांपल जो एक बचपन में एक पपी जब आपके घर आता है तो बेसिकली हम कुछ ट्रेनिंग के टिप्स आपको देते हैं। सो उसमें मूड अल्टरेशंस एंड मैनेजमेंट के ट्रेनिंग होते हैं। सो ट्रेनिंग क्यों करते हैं, अभी काफ़ी लोगों को ट्रेनिंग हार्श लगती है, सो आई बेग योर पार्डन, लेकिन ट्रेनिंग इज नथिंग बट डिसिप्लिन। ओके, डिसिप्लिन हर चीज़ में बेस्ट होता है, उसका एक्सेस होता है तो वो भी गलत है, लेकिन विदाउट डिसिप्लिन भी आपका पेट एक हैप्पी पेट नहीं रह सकता है। एक कहावत है, बिना माली का जो गार्डन होता है उसमें से फूल भी बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। क्यों? क्योंकि माली उसे डिसिप्लिन देता है। तो बेसिकली एज अ पेट पेरेंट आपका काम होता है आपके पेट को डिसिप्लिन करना, उसके लिए उसे ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। उसका मूड मैनेजमेंट उसी पे डिपेंड करता है। मूड मैनेजमेंट के लिए आपको उसको जो ट्रेनिंग देनी है उसके लिए हम लगे तो एक अगला वीडियो हम नेक्स्ट वीडियो या अगला आने वाला वीडियो हम बनाएंगे अच्छा उसके ऊपर, लेकिन आपको ट्रेनिंग मूड मैनेजमेंट के लिए देनी है। ट्रेनिंग करने के बाद में द डॉग शुड या पेट शुड बी व्हाट यू कैन से रिसेप्टिव टू यू, आपकी बात सुनना चाहिए एंड वो अपना मूड कंट्रोल करने की लेवल में आना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज ऑप्टिमम एक्सरसाइज। अब ये ट्रेनिंग का ही एक छोटा सा पार्ट है कि एक्सरसाइज ब्रीड वाइज जो रिक्वायरमेंट होती है एक्सरसाइज की वो अलग होती है। तो अगर आपका डॉग को इनफ एक्सरसाइज नहीं मिल रही है, उसमें एक स्टोर्ड एनर्जी बॉडी में है जो कि बाहर एक्सरसाइज के रूप में नहीं निकल रही है, तो डेफिनेटली ये एक डिस्ट्रक्टिव फॉर्म में बाहर निकलने की पूरी संभावना होती है। इसमें एंगर ज़्यादा हो सकता है, हाइपर एक्साइटेबिलिटी हो सकती है, और ऐसी कंडीशंस में काफ़ी बार देखा गया है कि सीजर्स या एपिलेप्टिक सीजर जो कि एक रिकरेंट होते हैं आफ्टर पर्टिकुलर टाइम लिमिट, तो काफ़ी बार वी कैन को रिलेट सम काइंड ऑफ इंसिडेंट्स विद दिस काइंड ऑफ हैपनिंग। तो इसकी वजह से एक एक्सरसाइज भी बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज रूटीन आपके पेट के लिए आपने मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको उसकी साइकोलॉजिकल या मेंटल हेल्थ का भी ध्यान रखना है। अभी हिस्ट्री ऑफ सीजर्स और ट्रॉमा अगर आपके पेट को कोई है तो उसका आपने अपने वेटनरी डॉक्टर के साथ बैठ के विश्लेषण करना चाहिए, एनालिसिस करना चाहिए। उसके पहले क्या सिम्टम्स आपको दिखते हैं, उसके पहले ऐसी कोई घटना होती है क्या जिसकी वजह से आपका पेट डर जाता है एंड उसके बाद उसको ऐसा कुछ सीजर्स या ये होता है, या उसको कोई बचपन में ट्रॉमा हुआ है जिसकी वजह से उसको ये होने के चांसेस है, जैसे हमने एक्स्ट्रा क्रेनियल फैक्टर्स में देखा सीजर्स के कि एक फैक्टर्स है। तो ये आपने पूरा उसका एनालिसिस अपने पेट के साथ में बैठ के करना चाहिए। अगला रीज़न, अगला प्रिवेंटिव मेजर आता है कि आपने अपने डॉग या पेट को रेगुलर वैक्सीनेशन एंड डीवर्मिंग हमेशा कराना चाहिए। बिकॉज मैंने अगर आपने ध्यान में दिया होगा तो एक्स्ट्रा क्रेनियल में एक वर्म इन्फेस्टेशन भी एक कारण होता है। वैक्सीनेशंस में भी ऐसे वैक्सीन्स इन रीजंस के लिए दिया जाता है, जैसे केराइन डिस्टेंपर होता है, इस जैसे जो डिसीज होते हैं डॉग्स में, उसमें ब्रेन या फिर स्पाइनल कॉर्ड या सेंट्रल नर्वस सिस्टम ही अफेक्ट होती है। तो इसमें भी ये सीजर्स और ये व्हाट कैन से इनवॉलेंट्री एक्टिविटीज़ ये होने के पूरे चांसेस होते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन आपके पेट को आपने देना चाहिए। व्हेन यू आर अ पेट ओनर, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आपने अपने पेट को एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन एक्सपर्ट से राय लेके, अपने वेटनरी डॉक्टर से पूछ के आपने डेफिनेटली देना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपके पास पहला कोई डॉग था वो ये खाता था, वो जिंदगी भर अच्छा था इसलिए दूसरा डॉग लाया तो उसको भी आपने वही खिलाया, या फिर आपका पड़ोसी ये खिलाता है इसलिए आप वो खिला रहे हैं, या फिर आप जो खाते हैं वो सभी चीज़ उसको खिला रहे हैं। तो ये ऐसा नहीं होना
होना चाहिए, आपने अंडरस्टैंड करना चाहिए कि आपका पेट जो है दैट्स अ डिफरेंट एंटाइटी, वो एक लिविंग बीइंग है और लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट्स अलग है। तो एक ऑप्टिमम न्यूट्रिशन जो होता है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी होता है। एंड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ना ही सिर्फ मसल्स एंड हाइट या वेट ग्रोथ की बात मैं कर रहा हूँ, बट न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ ये भी बहुत इंपॉर्टेंट उसके लिए फैक्टर है जो कि आपने ध्यान में रखना। मैं ट्रीटमेंट के बारे में बात करूंगा। बेसिकली ये ट्रीटमेंट नहीं होगी, दिस विल बी अ फर्स्ट एड अगर आपके पेट को ऐसा कोई सिम्टम दिखता है तो। अगर आपके पेट को सीजर्स आते हैं तो आपने क्या करना चाहिए इमिडिएटली। तो सबसे पहले आपने आपके पेट को एरी जगह पे रखना चाहिए, हवादार जगह पे रखना चाहिए। उसका जनरली नेक जो होता है वो स्ट्रेट रखने की कोशिश कीजिए ताकि उसका एयर पैसेज जो है वो क्लियर रहे। अगर कॉन्ट्रैक्शंस बहुत स्ट्रांग होते हैं तो थोड़ा सा ठंडा पानी आप आपके पेट के हेड पे स्प्रिंकल कर सकते हैं। अगर आपका पेट ये इक्टल फेज या बेसिकली सीजर से जा रहा है तो उसे एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाएं, जैसे बहुत ज़्यादा ठंडी, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा एसी के पास रखना, बहुत ज़्यादा कूलर के पास रखना, या बहुत ज़्यादा अगर आसपास में कोई गर्म चीज़ है, भट्टी है तो उसके पास रखना, ये आपने अवॉइड करना चाहिए। उसे नॉर्मल टेम्परेचर पे एरी जगह पे रखना चाहिए। आपके वेट को आपने इमीडिएटली फ़ोन करना चाहिए बिकॉज दिस कैन बी एन इमरजेंसी, दिस इज़ एन इमरजेंसी। तो आपने अपने वेटनरी डॉक्टर को ज़रूर फ़ोन करें और उनकी सलाह लें, उनके पास ज़रूर जल्दी से जल्दी जाए। कोई भी मेडिकेशंस बिना वेटनरी गाइडेंस के आपने नहीं देना चाहिए। कहीं सुनी बातों पे विश्वास नहीं करना चाहिए बिकॉज कभी कभी मेडिसिन देने से ज़्यादा हार्म हो जाता है। तो हमेशा अपने वेटनरी डॉक्टर को पूछ के ही आपने मेडिकेशंस करना चाहिए। तो ये सारी बातें थी डॉग एंड कैट्स के सीजर्स के बारे में। अगर आपको कोई भी और सवाल है तो डेफिनेटली हमें लिखें, कमेंट बॉक्स में लिखें। हम आपका सवाल का आंसर देने के लिए हमेशा खुश है। हमारी चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को भी आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की तरफ शेयर कीजिए। और एक बात, हमारी एक ऑनलाइन वेबसाइट है दैट इज़ www.realcarepet.com, जो कि एक ई-कॉमर्स वेबसाइट है। तो आपके पेट के लिए जो भी रिक्वायरमेंट आपको है आप उस पर जा सकते हैं, आप ऑर्डर कर सकते हैं एंड आपको ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद में घर के आपके होम डिलीवरी यानी आपके डोर स्टेप पे डिलीवरी ऑल ओवर इंडिया हम करवा देंगे। ओके, सो कोई भी चीज़ है हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। आपकी बातें हमें बहुत अच्छी लगती है, आपका विश्वास, आपकी कमेंट्स हमें कॉन्फिडेंस देता है, मोटिवेशन देता है ये सब चीज़ें करने के लिए, आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, कीप लविंग, कीप लिविंग, कीप पिटिंग।